नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ये एग्ज़ाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो पढ़ाई से संबंधित वीडियो हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि अभी हमारी एनवायरनमेंट की श्रृंखला चल रही है, तो उसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका वायुमंडल से संबंधित, एटमॉस्फेयर से संबंधित एक टॉपिक है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। उसी पर टॉपिक पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। अगर आप कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से कोई भी आने वाला प्रश्न आप एग्जाम में गलत कर देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, जिससे कि सारे जो भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो बेहतर तरीके से आप क्लियर कर सकें और बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में दे सकें। सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि वायुमंडल आप जैसा कि जानते ही होंगे एक प्रकार का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। कई बार ऐसा भी एग्जाम में मोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमारा जो वायुमंडल है उसमें 99%, मतलब कि 100% कोई भी एक चीज़ अपने आप में होती है, उसमें से 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है। ये बात शायद आप जानते होंगे। हमारे वायुमंडल में 99% में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही पाई जाती है। जैसा कि आप सबने पढ़ा भी होगा, नाइट्रोजन 78.09% हमारे एटमॉस्फेयर वायुमंडल में पाई जाती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पर लगभग आपने देखा होगा 20 पॉइंट, कहीं कहीं पर 21% भी आती है, कहीं कहीं पर 20.95% ये पाई जाती है। तो लगभग हमने देखा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है टोटल, उसमें मैक्सिमम जो प्रतिशत है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। दोस्तों देख रहे होंगे आप, नाइट्रोजन 78.09% पाई जाती है, वहीं पर ऑक्सीजन 20.95% पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम अन्य किसी गैस को याद रखें तो एग्जाम की दृष्टि से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कई बार एग्जामों में पूछ ली जाती है। इसका आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और लगातार यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी वातावरण में हमारी कुछ परतें पाई जाती हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार बनते हैं। कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं, उन पर आपने देखा होगा क्षोभ मंडल, जिसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, कई बार इनके अंग्रेजी में भी नाम आ जाते हैं, तो याद रखना इसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। सप्ताप मंडल, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ऊपर आती है मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आती है आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद आती है आपका बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर कई बार ये पूछ ली जाती हैं कि कितनी पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना है 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर एटमॉस्फेयर में, वातावरण में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। प्लेट्स टाइप से पाई जाती हैं। इनके अलग अलग कार्य हैं सभी के, इसको थोड़ा सा देख लें। अगर मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ, क्षोभ मंडल, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। क्षोभ मंडल, जिसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दोस्तों याद रखना, यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो इसको इतना याद रखना है कि ये 12 से 18 किलोमीटर जो हमारी पृथ्वी है, जहाँ पर हमारा धरातल है, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, वहाँ से 12 से 18 किलोमीटर के आसपास, 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। इस प्रकार का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। 12 से 18 किलोमीटर के आसपास ये पाई जाती है। कुछ बुकों में 12 दिया गया है, कुछ में 18 भी दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना 12 से 18 के बीच जो
धरातल से 12 से 18 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर एक परत पाई जाती है, उस परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। अगर इसकी ध्रुवों पर, पोल्स पर पूछी जाए, कई बार पोल्स पर एग्जाम में स्पेशल कह के पूछा जा सकता है, POLES, पोल्स, ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ध्यान रखना ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर ही होती है धरातल से। दोस्तों याद रख के चलना ही है ये क्वेश्चन, ये अलग से भी एग्जाम में पुटअप हो सकता है क्वेश्चन, तो याद रखना है। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल परत की ऊंचाई कितनी होती है, तो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल परत की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है धरातल से। वहीं सामान्य तौर पर अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है क्षोभ मंडल की, तो 12 से 18 किलोमीटर आप याद रखेंगे, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है वो बिल्कुल ना है। उसके बाद कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई मौसम संबंधी घटना या फिर बादल गर्जन या फिर बादलों का आना, तो इस प्रकार की घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो याद रखना है दोस्तों, मौसम परिवर्तन की जो भी हमारी घटनाएं होती हैं, या आपने देखा होगा बादलों का आना जाना या फिर बादलों का बनना, या फिर आप इतना याद रखना है कि जैसे बिजली चमकना, गर्जन, तो इस प्रकार की जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ध्यान रखना दोस्तों, जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब आपका परिवर्तन क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल या फिर परिवर्तन मंडल में ही पाई जाती हैं। अब इसको परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? चूंकि यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है, इस लेयर पर परिवर्तन देखने को मिलता है, तो कभी सर्दी कभी गर्मी, इस प्रकार का इस पर मौसम चेंज देखने को मिलता है। बादल होने के कारण यहाँ पर वर्षा हो जाती है, बिजली का चमकना, बादल गर्जन, इस प्रकार के कई क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना है, मौसम संबंधी कोई भी अगर घटना होती है वो आपकी किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल या फिर परिवर्तन मंडल। ये भी हमें याद रखना ही है कि नॉर्मली इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है धरातल से 12 से 18 किलोमीटर, लेकिन अगर पोल्स पर स्पेशल कह के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा कि पोल्स पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो पोल्स पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर पाई जाती है। इतना भी हमें याद रख के चलना है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पाए जा सकते हैं। उसके बाद ये भी याद रखना है, कई बार थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके उसी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाएगा कि धूल कण जो हैं या वायु धुंध या धूल कण किस मंडल में पाए जाते हैं। तो वायु संबंधी धूल कण, धुंध, मौसम संबंधी घटना, बादल, गर्जन, ये सभी आपके क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल, जिसको हम अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, वही समताप मंडल की अगर बात करें दोस्तों, अगर हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत को समताप मंडल कहते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे 5 प्रकार की परतें हैं। पृथ्वी के पहली परत को हम क्या कहते थे, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत को हम क्या कहते थे, क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत को समताप मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत को मध्यमंडल कहते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की चौथी परत को आयनमंडल कहते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल की 5वीं परत को बहिर्मंडल कहते हैं। इस प्रकार भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो वही रहेगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी कि क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल से ऊपरी परत को क्या कहते हैं, समताप मंडल। बात एक ही है, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है, देखिए इसकी ऊंचाई लगभग 20 किलोमीटर, 18 से मान के चलिए, 18 से मान लीजिए, 20 से मान लीजिए, 20 से 50 किलोमीटर के समथिंग इसकी ऊंचाई ऊपर पाई जाती है। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी पाई जाती है। समताप मंडल की ऊंचाई जो है 20 किलोमीटर से धरातल से लेकर, है ना, धरातल से 20 किलोमीटर से लेकर इससे ऊपर, इस लेयर से ऊपर 20 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर के
बीच में पाई जाती है, इस लेयर से ऊपर की परत को। किस? क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोफोस्फीयर कहते हैं। ट्रोफोस्फीयर से बाद की जो परत आती है उसको ही हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना है, ये 20 से 50 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। समताप मंडल बहुत ही शुष्क है, ये भी बात आपको याद रखनी है। यहाँ जल वाष्प की बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाई हवाई जहाज जो है समताप मंडल में ही क्यों उड़ते हैं। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। हवाई जहाज, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा याद रखना है, इस प्रकार जो भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो हवाई जहाज है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता क्यों है, समताप मंडल में ही क्यों उड़ते हैं? देखिए, चूंकि वहां पर उस परत पर कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं पाई जाती। सबसे बड़ा कारण ये है, चूंकि वहां पर, या कह सकते हैं चूंकि समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं पाई जाती, वहां पर धुंध वगैरह कोई नहीं पाई जाती, वहां पर कोई बिजली की तड़कन वगैरह कोई नहीं पाई जाती है, और बादलों का ना होना, कुल मिलाकर बिल्कुल एक साफ और स्वच्छ जो परत पाई जाती है, लेयर, इसी कारण हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हालांकि इससे पहले आपने ये चीज पहले पढ़ ली होगी कि भाई हवाई जहाज किस वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की समताप मंडल परत में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। लेकिन अगर उड़ते हैं तो फिर क्यों उड़ते हैं? देखिए, क्योंकि ये जो परत है यहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं पाई जाती, और ये परत शुष्क होती है, और ना ही, चूंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं पाई जाती, तो ये हवाई जहाज के लिए उपयुक्त और बेहतर परत मानी जाती है इस चीज के लिए। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई देते हैं, ध्यान रखना है। समताप मंडल के निचले सतह पर, जैसे कि कोई भी समताप मंडल, उसके निचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई देते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहते हैं। ध्यान रखना है, ये मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा याद रखना। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, पर्ल क्लाउड्स। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स की घटना किस मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स की घटना किस मंडल में पाई जाती है, तो हमें याद रखना है ये समताप मंडल में पाई जाती है। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स की घटना कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। और ये है क्या? ये समताप मंडल के जो नीचे की सतह होती है उस पर छोटे छोटे सिरस बादल दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं हम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। तो ध्यान देना इस चीज पर भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो परत आती है उसको हम कहते हैं मध्यमंडल, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेसोस्फीयर। तो सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है कि समताप मंडल से ऊपर की परत को मध्यमंडल कहते हैं। समताप मंडल से ऊपर की परत को मध्यमंडल कहते हैं, और इसकी ऊंचाई आपकी ध्यान रखना है 50 किलोमीटर से और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इससे ऊपर की लेयर होती है, इस किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। देखिए, 50 किलोमीटर तक की पाई जा रही थी आपकी समताप मंडल, लेकिन ऊपर 50 किलोमीटर से ऊपर, 50 से लेकर और 80 के बीच में, 50 से लेकर और 80 के बीच में जो लेयर पाई जाती है उसको हम मध्यमंडल कहते हैं। सबसे पहले तो यही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें याद रखना है। समताप मंडल से ऊपर की परत को मध्यमंडल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं।
तो दोस्तों हमें ये बात याद रखनी है कि मध्यमंडल जो परत है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि किस वायुमंडल की किस परत में -100 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, मध्यमंडल ऐसी परत है जहां -100 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की किस परत में -100 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। ध्यान देना एक बार फिर से, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की किस परत में -100 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, वायुमंडल की मध्यमंडल परत में, मेसोस्फीयर परत में -100 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहां से ज्यादा एक पॉइंट और क्या बनता है, पूछा जाएगा उल्का संबंधी घटना। उल्का संबंधी घटना किस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। उल्का संबंधी घटना, उल्का संबंधी घटना वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना है, उल्का संबंधी घटना मध्यमंडल में ही पाई जाती है, मध्यमंडल में पाई जाती है। मध्यमंडल कहते हैं मेसोस्फीयर। उल्का क्या होते हैं, जैसा कि आप लगभग सब, ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो उल्का के बारे में, उल्का जिसने ना देखा हो, है ना, लेकिन हम उसे पढ़ाई के हिसाब से शायद ही आज तक नहीं पढ़ पाए। लेकिन मैं बताता हूँ उल्का क्या होता है। आपने कभी कभी देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब लोग ऊपर सोते हैं अपनी अपनी छतों पर, तो कई बार ऐसा देखा होगा कुछ होने के ऊपर से एक तारा सा टूट के आकर गिरता रहता है। कुछ दूरी तक वो आता हुआ चमकता है लाइट सा, लेकिन कुछ समय बाद वो ऊपर ही दिखना बंद हो जाता है और ऐसा लगता है कि नीचे आ गया है कहीं ना कहीं। तो वो ही हमारा क्या होता है, उसे ही हम उल्का कहते हैं। कुछ लोग उसको इधर उधर की बात बता देते हैं कि ये वो है, ये वो है, लेकिन वास्तव में वो ही उल्का होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उल्का संबंधी घटना वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो उल्का संबंधी घटना मध्यमंडल में पाई जाती है, मेसोस्फीयर में पाई जाती है। उल्का क्या होता है मैं फिर से बता सकता हूं कि देखिए, उल्का संबंधी घटना ये होती है कि जब ऊपर से ये वास्तव में जो टॉपिक है, ये जो सूर्य के ये उल्का जो आपके वो होते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। उसके बारे में मैं एक वीडियो पर्सनली वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे ही स्टार्ट होगी उसके बारे में मैं तब बता दूंगा। फिर भी याद रखना है कि ये जो है, जैसे ही आपका ये वायुमंडल की परत में प्रवेश करता है तो उसके कारण, ये घर्षण के कारण जल उठता है। ये ऊपर से आता है, ये अंतरिक्ष से आता है, और जैसे ही ये वायुमंडल की परतों में प्रवेश करता है तो एक घर्षण के कारण जल उठता है। तो जल उठने के बाद जो जला, ये जो घटना हुई ये तो हुई उल्का। ये जो जलने की जो घटना हुई ये हुई उल्का। लेकिन ये जलने के बाद जब नीचे जमीन पर आकर गिरता है, जहां भी गिरता है जमीन पर आकर गिरता है, तो उस गिरने को, उस कंकड़ी को हम कहते हैं उल्का पिंड। जब तक ये जला था, सामान्य भाषा में ऐसा मान सकते हैं, जब तक ये जला था ऊपर तब तो ये था उल्का, जो कि घर्षण के कारण जला। जैसे ही इसने वायुमंडल में प्रवेश किया तो ये घर्षण के कारण जल गया। लेकिन जलने के बाद जब ये नीचे जमीन पर आ गिरा तब इसे उस कंकड़ या उस पत्थर को कहते हैं पिंड। तो उल्का पिंड, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उल्का संबंधी घटना किस मंडल में पाई जाती है, मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। या ये क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है कि -100 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। तो मेसोस्फीयर या फिर कह सकते हैं मध्यमंडल। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आयनमंडल, आयनमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की चौथी परत को आयनमंडल कहते हैं, या कह सकते हैं मध्यमंडल से ऊपर की परत को आयनमंडल कहते हैं। इसको अंग्रेजी में दोस्तों आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ये बात हमें याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो देखिए 80 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर से ऊपर 640 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर ऊपर की रेंज में जो आपकी परत पाई जाती है वायुमंडल में, उसे हम आयनमंडल कहते हैं।
एक बार ध्यान से देखिए, आयनोस्फीयर की जो रेंज है वो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ये जो रेंज है ये आपके आयन मंडल की है, जो पृथ्वी के वायुमंडल की चौथी परत को हम आयन मंडल कहते हैं। सबसे पहले इसमें बेहतरीन पॉइंट्स ये याद रखना है दोस्तों कि आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत आवेशित कण किस वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, विद्युत आवेशित कण वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, विद्युत आवेशित कण वायुमंडल की आयन मंडल परत में पाए जाते हैं, आयनोस्फीयर में। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रख के चलना है कि आयन मंडल को अंग्रेजी में आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में क्या होता है, इनका हिंदी में नाम ना आकर और इनका अंग्रेजी में नाम पूछ लिया जाता है, या फिर उसे हिंदी में ही लिख दिया जाता है। और इसकी रेंज कितनी, 80 किलोमीटर से लेकर ऊपर 640 किलोमीटर की रेंज में आयन मंडल है। और इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत आवेशित कण वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं। तो विद्युत आवेशित कण वायुमंडल की आयन मंडल परत में पाए जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमें याद रख के चलना है, चूंकि ये कण यहाँ पर पाए जाते हैं इसलिए रेडियो तरंग को भूपृष्ठ पर परावर्तित कर देते हैं। आपने देखा होगा, हम टीवी वगैरह देखते हैं तो इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें रेडियो तरंगें होती हैं। आपने सुना होगा रेडियो तरंगें, भाई रेडियो तरंगों के माध्यम से ही हमारे क्या है, ये टीवी वगैरह चल पाते हैं, आपने देखा होगा। तो रेडियो तरंगों के माध्यम से ही क्या होता है कि हमारे टीवी, इस तरीके की कोई भी दूरदर्शन की चीज जो है वो चल पाती है। ये जो विद्युत आवेशित कण होते हैं ये क्या करते हैं, रेडियो तरंग जो नीचे से छोड़ी जाती हैं ऊपर से उनको परावर्तित कर देते हैं। देखिए ये मान के चलिए कि ये आपकी आयन मंडल की परत है, ठीक है। नीचे से रेडियो तरंग छोड़ी जाती हैं, और रेडियो तरंग जब ऊपर की तरफ छोड़ी जाती हैं तो वो आयन मंडल की परत पर जाकर और वहां पर जो ये विद्युत आवेशित कण होते हैं, ये जो विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, ये विद्युत आवेशित कण रेडियो तरंगों को वापस भूपृष्ठ पर परावर्तित कर देते हैं। यही कारण है कि ये जो दूरदर्शन का जो एक पूरा सिस्टम होता है वो ठीक तरीके से चलता रहता है। कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि आयन मंडल से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो इसका रेंज कितनी, 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज है। दूसरा कि आयन विद्युत आवेशित कण वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं, आयन मंडल में। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियो तरंग जो नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ी जाती हैं, कौन सी परत वायुमंडल की कौन सी परत उनको भूपृष्ठ पर परावर्तित कर देती है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ध्यान रखना है वो आपकी है आयन मंडल परत रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित कर देती है। यदि ये भी नहीं पूछा जाता है तो थोड़ा सा चेंज होकर एग्जाम में क्या क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि जो रेडियो तरंग है वो किस कण के द्वारा भूपृष्ठ पर परावर्तित हो जाती है। तो ध्यान रखना है विद्युत आवेशित कण के द्वारा वो भूपृष्ठ पर परावर्तित हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दूर संचार प्रणाली के लिए वायुमंडल की किस परत का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। क्वेश्चन वही है, यहाँ भी वही है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये जो आयन मंडल परत थी, इसमें जो पाए जा रहे थे आपके विद्युत आवेशित कण, इसमें जो पाए जा रहे थे आपके क्या विद्युत आवेशित कण, जो है उन्होंने रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट कर नीचे भेज दिया, जिससे कि क्या होता है दूर संचार प्रणाली हमारी चलती रहती है, जैसे कि दूरदर्शन वगैरह है और आकाशवाणी वगैरह है। तो दूर संचार, तो यहाँ से
क्वेश्चन कई प्रकार से और अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि दूर संचार प्रणाली के लिए कौन सी वायुमंडल की कौन सी परत का प्रयोग किया जाता है, तो दूर संचार प्रणाली के लिए वायुमंडल की आयन मंडल परत का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखिए। चूंकि वहां पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं और विद्युत आवेशित कण के कारण विद्युत आवेशित कण नीचे से छोड़ी गई रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इसी कारण से क्या होता है, जो दूर संचार प्रणाली वो ठीक ठाक एक सही दिशा में चलती रहती है। उसके बाद आयन मंडल, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन कौन सी मंडल कौन सी वायुमंडल की कौन सी परत कराती है। तो ध्यान रखना है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, मतलब कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन कौन सी परत कराती है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन कौन सी परत कराती है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आयन मंडल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, वो हमें याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के जो दर्शन है वो कौन सी परत कराती है। तो दोस्तों हमें याद रखना, आयन मंडल कराती है, आयनोस्फीयर कराती है। क्लियर। और यहाँ से कई, और ये जो है कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से अगर और डीपली की बात करें, जो क्वेश्चन बन जाएगा वो ये पूछेंगे कि उत्तरी ध्रुव में जो प्रकाश दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव में जो प्रकाश दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव में जो प्रकाश दिखाई देता है उसको अरोरा बोरेलिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव में जो प्रकाश दिखाई देगा उसको अरोरा बोरेलिस उसको कहते हैं आपका अरोरा बोरेलिस। और दक्षिणी ध्रुव में जो प्रकाश दिखाई देता है उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। यहां से और भी डीपली क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए, एक तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश की घटना किस मंडल में दिखाई देती है, आयन मंडल। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना किस मंडल में दिखाई देती है, आयन मंडल। उसके बाद और भी डीपली यहां से क्या पूछा जा सकता है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को क्या कहते हैं, अरोरा बोरेलिस। और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए एक तरीका भी है, वही याद रख लीजिए। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को तो अरोरा बोरेलिस कहते हैं, ये तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। लेकिन दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में ही आता है आपका, दक्षिणी ध्रुव में ही आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरीके से याद कर चल सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव में ही आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से याद कर लेंगे। तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश की घटना को अरोरा बोरेलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की जो घटना है ये किस मंडल में पाई जाती है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, आयन मंडल या फिर इसको आयनोस्फीयर भी
कहते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बहिर्मंडल की, लास्ट हमारी है बहिर्मंडल जिसको हम एक्सोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। लास्ट जो हमारी है इसको कहते हैं बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर के भी नाम से जाना जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा पृथ्वी के वायुमंडल की 5वीं परत को, 1 2 3 4 5, पृथ्वी के वायुमंडल की 5वीं परत को बहिर्मंडल कहते हैं। और सबसे पहले जो आपको याद रखना दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है 640 किलोमीटर से लेकर प्लस में जितनी भी ऊपर ऊंचाई पाई जाती है वो आपके बहिर्मंडल में पाई जाती है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहिर्मंडल की जो ऊंचाई है 640 किलोमीटर से लेकर और ऊपर जितनी भी वायुमंडल में पाई जाती है ऊपर की, तो उसे बहिर्मंडल कहते हैं। दूसरा, यहां से आपको मेरे हिसाब से 2 पॉइंट्स याद रखने होंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में स्थापित किए जाते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल की बहिर्मंडल परत में स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह, ध्यान रखना है दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल की किस परत में स्थापित किए जाते हैं? तो हमारे ये जो साइंस एंड टेक के जो कृत्रिम उपग्रह वगैरह होते हैं, ये वायुमंडल की किस परत में स्थापित किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है बहिर्मंडल। दूसरा आपको पॉइंट यहाँ से लिखना है, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई वायुमंडल की कौन सी परत अंतरिक्ष से जुड़ी हुई होती है? तो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई वायुमंडल की जो परत होती है उसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। यहां से आपको 2 पॉइंट्स एग्जाम में याद करके चलेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावना ना रहे और अच्छे तरीके से आपका एग्जाम कंप्लीट हो। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल की 5वीं परत को बहिर्मंडल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। वही दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है यहाँ से कि इसकी जो ऊंचाई है 640 किलोमीटर से जो ऊपर की तरफ जो अगर लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, उसको ही हम बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट्स आपको एग्जाम में याद रखने, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृत्रिम उपग्रह संबंधी घटना, कृत्रिम उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह जो स्थापित किए जाते हैं वो आपके बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं या फिर एक्सोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद एग्जाम में पूछा जा सकता है अंतरिक्ष से जुड़ी हुई वायुमंडल की कौन सी परत होती है? ध्यान दीजिएगा,